हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये टॉपिक आपके आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 पेपर नंबर 3 जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का टॉपिक है। जो जनरल फाइनेंस का सिलेबस है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जब आप सेक्शन ए देखते हैं तो उसकी फर्स्ट हेडिंग ही क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। यहां से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम एंड व्हाट आर द इट्स कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। चलिए सबसे पहले हम जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका मीनिंग समझते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में एक वर्ड दिया गया है सिस्टम। सबसे पहले इसी का मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज सिस्टम। द प्रोसेस एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस एसोसिएटेड विद द डूइंग समथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज नोन एज सिस्टम। द प्रोसेस एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस associated with it for doing something in an organized manner is called system। चलिए फाइनेंशियल शब्द देखते हैं। फाइनेंशियल इज रिलेटेड टू मनी, देन कंबाइन these two term and form a simple meaning of financial system। So we can frame the meaning of financial system in this way: financial system is the process and the rules and regulations associated with the flow of money from surplus segment to needy segment within the economy is called financial system। The process and the rules and regulations associated with the flow of money from surplus segment to needy segment is called financial system। मैं सिंपल मीनिंग एक्सप्लेन करता हूं। हमारे देश के अंदर जितना भी मनी का सर्कुलेशन होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, उनसे संबंधित जो प्रोसेस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जितना भी आप बैंकों के थ्रू लेन देन करते हैं या म्यूचुअल बोरिंग्स करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे जुड़ी हुई जो प्रोसेस है और उससे जुड़े हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका एक प्रॉपर मीनिंग देख लेते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, financial market, etc. They work together to provide financial services to individuals, businesses, and corporates and governments. The major components of financial system are regulatory bodies, financial institutions, financial securities and financial market। यहां पर एक बार रीड आउट कर लीजिए। Financial system is the network of various regulatory bodies, financial institutions, financial market that work together to provide the financial services to individual businesses and the government। The major components are these। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। These are also known as organized financial system and अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल को हम ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और इनफॉर्मल को हम अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको एक ही बार में मीनिंग क्लियर हो जाए। जितना भी हम लेन देन बैंकों के थ्रू करते हैं, एनबीएफसी के थ्रू करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करते हैं, वो सारा का सारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है। और जितने भी हम म्यूचुअल बोरिंग्स करते हैं, एक दूसरे से पैसे उधार लेते हैं या देते हैं, या साहूकार महाजन बनिया के थ्रू जितना भी हम लेन देन करते हैं, वो सभी क्या है, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है।
एक कंट्री के अंदर दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। हमारी कंट्री के अंदर भी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो बेटर होता है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम होता है। हमारे देश के अंदर दोनों ही हैं और गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रहती है कि हम फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सटेंड करें, बढ़ावा दें और इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम को हम कम से कम महत्व दें, उसको बिल्कुल कम कर दें, उसकी इंपॉर्टेंस क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, तो यहां पर हम जानेंगे मेजर डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो जो फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम है, मैंने बताया कि ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा। यहां पर रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जैसे आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई, डिफरेंट टाइप की रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, उनके द्वारा रेगुलेटेड होता है। और जो इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम है, यहां पर रेगुलेशन नहीं होता है। यहां पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो खुद के बनाए हुए होते हैं, लेंडर्स के, साहूकार, महाजन, बनिया के। ठीक है, वो खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट्स के साथ भी शेयर नहीं करते हैं, तो इनको रेगुलेट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम इनको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कितने बोरिंग्स हुई हैं। अगर मान लो आप मेरे से भी बोरो कर लेते हैं फंड, तो क्या मैं इसकी जानकारी गवर्नमेंट को या किसी अथॉरिटी को देता हूं? नहीं देता हूं। तो म्यूचुअल बोरिंग्स की जो जानकारी है वो नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आपसी जो लेन देन होता है उसकी जानकारी गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज को नहीं दी जा सकती, तो इसलिए इसको रेगुलेट करना डिफिकल्ट है। इसलिए इसका डाटा भी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम स्टडी भी नहीं करते हैं, लेकिन एग्जिस्ट जरूर करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद जो फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके पार्टिसिपेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, एनबीएफसीज एक्सेट्रा ये शामिल होते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के पार्टिसिपेंट हैं वो मनी लेंडर्स हैं, इनफॉर्मल सेविंग ग्रुप्स हैं। जैसे आपने कुछ सुना भी होगा कि कमेटी डाल लेना, चिट फंड। ठीक है, वो सभी क्या है, इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के पार्ट हैं। फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर जो पेपर वर्क है वो बहुत ज्यादा किया जाता है और इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर जो लेन देन होता है वो ट्रस्ट बेसिस पर होता है। यहां पर डॉक्यूमेंटेशन कम से कम की जाती है, तो यहां पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होगा और यहां पर जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो ट्रस्ट बेसिस पर होगी। ऐसा नहीं है कि फॉरेन फाइनेंस सिस्टम के अंदर कोई भी लेन देन कर सकता है, उसके लिए भी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तभी वो चीजें आपके लिए एक्सेसिबल हैं, वरना आपकी रीच से वो क्या होंगी, बाहर होंगी। ऑफर लिमिटेड बाय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं देन ही आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, या सेविंग्स हैं उनको डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस भी हर कोई नहीं ले सकता, इंश्योरेंस के लिए भी एक प्रॉपर एज ग्रुप भी रिक्वायर्ड होता है। अगर आप ओवर एज हो गए हैं, 60 प्लस हो गए हैं, तो आपको इंश्योरेंस मिलने में भी डिफिकल्टी आती है। ठीक है, और यहां पर जो कहूं मैं, ये मोस्टली सभी के लिए एसेसिबल होती हैं। ठीक है, लोकल एरियाज के अंदर हर कोई किसी से लेन देन करता है। जो रिस्क फैक्टर है, यहां पर डॉक्यूमेंटेशन था और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज था, तो यहां पर रिस्क लोअर हो जाता है। लेकिन यहां पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, यहां पर वो सारी ट्रांजैक्शंस ट्रस्ट बेसिस पर हुई हैं। तो इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर जो ट्रस्ट बेसिस पर ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो ये रिस्क ज्यादा जनरेट कर देती हैं। इंटरेस्ट रेट फॉरेन फाइनेंस सिस्टम के अंदर स्टैंडर्डाइज होती हैं और रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज आरबीआई होती है। लेकिन इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होती हैं वो रेगुलेटेड नहीं होती हैं। जैसी आपकी नीड होगी उसी हिसाब से आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और आपके रिलेशंस के ऊपर। उसके बाद जो स्केल है, फॉरेन फाइनेंस सिस्टम एक लार्ज स्केल पर ऑपरेट होता है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और उनकी बहुत ज्यादा ब्रांचेज हैं। लेकिन इन फॉरेन फाइनेंस सिस्टम का जो स्केल है वो छोटे तौर पर होता है। कोई साहूकार है, महाजन है, बनिया है, तो वो लिमिटेड होगा अपने गांव और आसपास के एरिया तक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। जो टेक्नोलॉजी है उसका खूब इस्तेमाल किया जाता है फॉरेन फाइनेंस सिस्टम के अंदर। आजकल आप भीम, यूपीआई, ये सारी चीजें देख रहे हैं, वो सब कुछ क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है।
ठीक है। और यहां पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल होती है, यहां पर सारी ट्रेडिशनल तरीके से ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। ठीक है। जो फॉर्मेलिटीज है यहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, लेकिन यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर। तो ये हमने देखा डिफरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के अंदर। तो वापस से हम समराइज करते हैं, फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम रेगुलेटेड होता है, इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम रेगुलेटेड नहीं होता है। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटेड होने की वजह से इसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ शेयर की जाती हैं, जो कि हमें फ्यूचर की प्लानिंग और पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। लेकिन इनफॉर्मल फाइनेंस सिस्टम का कोई भी रिकॉर्ड और डाटा रेगुलेटरी बॉडीज के साथ शेयर नहीं किया जाता। इसी लैग की वजह से, इसी कारण वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और ये हमें हेल्प नहीं करता है फ्यूचर की पॉलिसीज क्रिएट करने में। तो यहां पर कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है प्रॉपरली। चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेंस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और फाइनेंस सिस्टम क्या होता है? इट इज द नेटवर्क ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, financial securities and financial markets. They work together to provide the financial services to individual businesses and government. ये सभी मिलकर काम करती हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। किनको? सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। फॉर्मल को पढ़ रहे हैं हम, फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम को ही पढ़ सकते हैं क्योंकि इनफॉर्मल का तो हमारे पास डाटा नहीं होता है। रेगुलेटरी बॉडीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती हैं, सुपरवाइज करती हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं ताकि ट्रांजैक्शंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। रेगुलेटरी बॉडीज में सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई, उसके बाद सेबी है, आईआरडीएआई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बाद नाबार्ड, एनएसबी, इन सभी का भी नाम ले सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सभी रेगुलेटरी बॉडीज किनको रेगुलेट करती हैं? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इनके अंदर बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी शामिल हैं। जैसे बैंक्स को रेगुलेट करते हैं आरबीआई, एनबीएफसीज को भी रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है आईआरडीएआई। ठीक है। इन सभी को रेगुलेट क्यों करते हैं ये रेगुलेटरी बॉडीज? क्योंकि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के अंदर लेन देन करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज फंड रेज करने के काम आती हैं, जिसके अंदर शामिल हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। इन सभी सिक्योरिटीज का लेन देन कहां पर किया जाता है? ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इन सभी को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये ना सोचें कि सर बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहे हैं। ठीक है। तो फाइनेंस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मनी मार्केट जहां पर हम फंड रेज करते हैं हमारी नीड की अप टू 1 ईयर के लिए। अगर हमारी नीड है अप टू 1 ईयर के लिए, अगर हमारी नीड है मोर देन 1 ईयर के लिए, तो हम फंड रेज करते हैं कैपिटल मार्केट से। और कैपिटल मार्केट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। इसका क्लासिफिकेशन हम आगे भी देखेंगे। और मैं शॉर्ट में आपको ये बता दूं, जितना भी ये क्लासिफिकेशन है ये एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन है। अगर इसी को डिटेल में एक्सटेंड कर दूं मैं, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। इट मींस इन्हीं की फर्दर ब्रांचेज निकलती रहेंगी और नए नए टॉपिक आते रहेंगे। यही आपका मेजर सिलेबस है, बैंकिंग के अंदर भी और आरबीआई के फाइनेंस के अंदर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर हम फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका नीड क्या है हमारे लिए। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बिजनेस करना है और मुझे पैसों की नीड है, मुझे पैसों की नीड है, तो मैं क्या करूंगा? कुछ मेरे पास सेविंग होगी, कुछ मैं लोन लूंगा। और मैं बैंक के पास लोन लेने जाऊं कि मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, और बैंक कह रहा है कि जी आपको लोन तो हम दे देंगे, लेकिन 1 साल के बाद आना, 1 साल के बाद ही दे पाएंगे। क्या ये सही होगा मेरे बिजनेस के लिए? बिल्कुल नहीं। या फिर अगर बैंक कहे कि जी हम तो आपको केवल 10 लाख रुपए तक का ही लोन दे सकते हैं, भले ही आपके पास कितनी भी
फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हो, कोलैटरल्स हो, लेकिन हम तो 10 लाख ही दे सकते हैं। यानी कि जितनी मुझे नीड है वो मेरी टाइम से नीड पूरी नहीं हो रही है, तो ये मेरे लिए क्या है, बेटर नहीं है। इसी को समझते हैं हम कि मुझे जितने फाइनेंस की नीड है वो मुझे फाइनेंस मिल जाए, वो मुझे पैसा मिल जाए, मनी मिल जाए और ऑन टाइम मिल जाए, ऑन टाइम मिल जाए। इसी में हेल्प करता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। एक देश का, एक कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वो कंट्री इकोनॉमिकली उतनी ही डेवलप करेगी। हमारे देश का जैसा फाइनेंस सिस्टम है अच्छा है, और इसको जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं और अच्छा बनाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज्यादा हो। तो फाइनेंस सिस्टम क्या करता है, फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन ट्रांसफर एंड बेटर एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम सरप्लस सेगमेंट टू नीडी सेगमेंट इन एन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे। चलिए इस टर्म को मैं आपको समझाता हूं। सामने ये टर्म लिखी हुई है जो मैंने बोली है कि फाइनेंस सिस्टम किस में हेल्प करता है, ट्रांसफर। किसके ट्रांसफर में, मनी के, कैपिटल के, फंड के ट्रांसफर में। कहां से कहां, दो पार्टीज होती हैं, दो सेक्टर होते हैं। एक ऐसे लोग, ठीक है, एक ऐसे लोग जिनके पास अपनी नीड से ज्यादा पैसा है, जिसको हम सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस या सरप्लस साइड ऑफ फाइनेंस कह सकते हैं, या लेंडर कह सकते हैं, जो उधार देने के लिए तैयार है। दूसरा सेक्टर होता है, दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको हम डिमांड साइड ऑफ फाइनेंस या नीडी सेगमेंट या बोरोवर के नाम से जानते हैं। मैंने अलग अलग कई टर्म बता दी हैं, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग टर्म लिखी हुई मिल सकती हैं। तो ये दो पार्टीज होती हैं। तो सप्लाई साइड से नीडी सेगमेंट तक पैसा पहुंच जाए, यानी कि इसके ट्रांसफर में कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल सिस्टम। कैसे हेल्प करता है, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो अभी हमने लास्ट में पढ़े थे। ठीक है, अब मान लो मुझे भी पैसों की जरूरत है, आपको भी पैसों की जरूरत है, और मुकेश अंबानी को भी, अडानी को भी, सबको पैसों की जरूरत है। अगर वो पैसे केवल एक ही बंदे को मिले, केवल अडानी को ही मिले और हमें ना मिले, तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं। तो इसका प्रॉपर एलोकेशन भी होना चाहिए। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है। ठीक है, तो इन सभी सेक्टर्स को जितनी मात्रा में पैसे की जरूरत है, और या जितना हमारे पास अवेलेबल है, उसका एक बेटर रेशो के अंदर पैसा पहुंच जाए, किसी सिंगल सेक्टर को ही फाइनेंस ना मिले, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन ट्रांसफर एंड बेटर एलोकेशन। इट मींस अगर यहां पर इन लोगों के पास टोटल 100 रुपीज हैं, तो वो 100 रुपीज केवल बिजनेसेस को ही ना मिले, वो एग्रीकल्चर को भी मिले, गवर्नमेंट को भी मिले, हाउसिंग को भी मिले, एग्रीकल्चर को भी मिले, एक प्रॉपर रेशो मिले नीड के बिहाफ पर। ठीक है, तो आप यहां तक समझे होंगे ट्रांसफर एंड बेटर एलोकेशन में हेल्प करता है। किस चीज की? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मनी, फंड, कैपिटल, जो भी आप कहना चाहें, उन्हीं को हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। किनके बीच में? फ्रॉम सरप्लस सेगमेंट टू नीडी सेगमेंट। इन लोगों से इन लोगों के बीच में। ठीक है, और ये जो एलोकेशन है और ट्रांसफर, ये कैसे होना चाहिए? ये इफेक्टिव भी होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है? ऑन टाइम। अगर मुझे आज नीड है तो ये मेरी नीड आज ही पूरी हो जाए। ऐसा ना हो कि ये नीड मेरी 1 साल के बाद पूरी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, इन एन इफिशियंट वे। इफिशियंट वे का मतलब क्या है? एट लोअर कोस्ट। एट लोअर कोस्ट, यानी कि ऐसा ना हो कि मुझे फंड की तो जरूरत है, मुझे लोन की तो जरूरत है, मार्केट रेट 10% पर एनम है, लेकिन मुझे मिल रहा है 15% पर एनम। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि एट अफोर्डेबल रेट पर ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तो फाइनेंस सिस्टम फंड्स यहां से यहां ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, उसके एलोकेशन में हेल्प करता है, ऑन टाइम और एट लोअर कोस्ट। अब ये जो ट्रांसफर है ये किसके थ्रू हो पाता है? ये डायरेक्ट भी मीट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट भी मीट कर सकते हैं। डायरेक्ट मीट करेंगे तो डायरेक्ट इनकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाएगी, या मीडिएटर्स के थ्रू भी ये मिल सकते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे।
मीडिएटर्स जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, इनके थ्रू भी ये अपनी फाइनेंशियल नीड को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो डिमांड साइड में और सप्लाई साइड में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, किन किन के पास सरप्लस अमाउंट हो सकता है? हाउस होल्ड, आप और मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हमें ही हाउस होल्ड कहा जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सभी के पास पैसा होता है, तो इनके पास सरप्लस अमाउंट होता है, ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी मैंने एग्जांपल ले लिया। और फॉरेन इन्वेस्टर, आप और मेरे जैसे फॉरेन के अंदर जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं और हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो सभी इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, इन सभी के पास सरप्लस अमाउंट होगा जो अपने पैसे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन लोगों तक पहुंचाएंगे। किन लोगों तक? किन लोगों को पैसों की नीड होती है? बिजनेसेस को, मोस्टली सभी बिजनेसेस के अंदर फाइनेंस की नीड होती है, या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को रन करने के लिए, या एक्सपेंड करने के लिए, या डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ऐसे ही इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर हमेशा फाइनेंस की नीड होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी हमेशा फाइनेंस की नीड होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, तो उन सभी के लिए गवर्नमेंट को भी नीड होती है। आखिर ये लोग, ये जो सेक्टर हैं, इन लोगों को क्यों अपना फंड देने के लिए रेडी हैं? क्योंकि बदले में इनको भी कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? इनको बदले में मिलता है इंटरेस्ट। अगर यहां पर लोन दिया गया है, अगर यहां पर लोन दिया गया है तो बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और इन लोगों के बिजनेसेस के अंदर अगर इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इट मींस शेयर्स, इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो बदले में मिलेगा क्या? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बेटा? लाभांश को बोलते हैं, हिंदी में लाभांश होता है, यानी कि ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी कि जो इक्विटीज हैं उन पर रिटर्न्स किस फॉर्म में मिलता है? तो रिटर्न्स फॉर्म में मिलता है डिविडेंड की फॉर्म में। तो आई होप यहां तक आपको जरूर समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको चीजें समझाई है। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। एक देश के अंदर जो फाइनेंस सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही जल्दी होगा और अच्छे तरीके से होगा। तो हमारी गवर्नमेंट भी हमेशा इसके बारे में कोशिश करती रहती है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपसे क्या किस प्रकार का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड व्हाट आर द इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? सबसे पहले आप मीनिंग बता दोगे फाइनेंस सिस्टम का, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। फिर थोड़ा थोड़ा आप क्या करोगे? रेगुलेटरी बॉडीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल मार्केट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने एक कैप्सूल लॉन्च किया था लास्ट ईयर, और पूरा पेपर भी उसी के अंदर से आया था आपका आरबीआई ग्रेड बी का, फाइनेंस और मैनेजमेंट का। तो वो आप नीचे लिंक दिया गया होगा, अगर लिंक नहीं मिलता है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके वो कैप्सूल ले सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है टेलीग्राम से, ठीक है, या मेरे से ले सकता है। और उसको पढ़ें, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी क्लासिफिकेशन देख चुके हैं कि कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे कंपोनेंट्स में क्या था? रेगुलेटरी बॉडीज था, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था, फाइनेंशियल मार्केट था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स था, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज थी, ठीक है। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से क्या है, क्लासिफिकेशन मिलेगा आपको। अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या शामिल है? बैंक है और नॉन बैंक है। नॉन बैंक यानी कि एनबीएफसी, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, चोलामंडलम फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, और बहुत सारी कंपनियां हैं। बैंक्स को आगे हम पढ़ेंगे ही कि कमर्शियल बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिफरेंशियल बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी, फॉरेन बैंक एक्सेट्रा। इन सभी को हम 1 by 1 आगे पढ़ेंगे। मैं कह रहा था ना कि ये सभी इसी के ब्रांचेज ही तो हैं। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, आपके सामने ओपन होकर आ गया है ये सिलेबस, बस, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट हमने पढ़ा था, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटी ट्रेड की जाती हैं वो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल बिल्स हैं। और कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट,
ठीक है, ये सभी क्या है, हमारी कैपिटल मार्केट के पार्ट हैं। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो टर्म के आधार पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड किए जा सकते हैं और इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से हम जानते हैं। फाइनेंस सर्विसेज फंड बेस्ड हो सकते हैं और फीस बेस्ड हो सकते हैं। फंड बेस्ड लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग, ये आगे आपके आरबीआई के सिलेबस के अंदर ही आएंगे ये टॉपिक, ठीक है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस के टॉपिक के अंदर आएंगे ये सारी की सारी चीजें। और फीस बेस्ड क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं और मर्जर्स वगैरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है इनके बारे में, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपका ये मानो कि रिवाइज भी हो जाएगा या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका प्रिपेयर हो रहा है। तो सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडीज, तो रेगुलेटरी बॉडीज में कौन कौन शामिल है, आरबीआई, सेबी, ईडा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये सभी शामिल हैं। ये सभी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग, सिक्योरिटी मार्केट, इंश्योरेंस एंड एंश्योर द स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कायम रखने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज ये सभी शामिल होती हैं। बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को आईआरडीएआई रेगुलेट करता है, एनबीएफसीज को भी आरबीआई रेगुलेट करता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा यहां पर लिख देंगे। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो फंड रेज करने के काम आते हैं उनको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा। चलिए फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं उसी को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज ये सब खरीदी और बेची जाती हैं। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हमारे पास से बीएससी, एनएससी, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, ये सभी हमारे क्या है, मार्केट हैं। और इन सभी को कौन रेगुलेट करता है, इन सभी को रेगुलेट करता है सेबी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक लोन, डिपॉजिट, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट में आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो जो कैप्सूल दिया गया है आपको फाइनेंस का, उसमें डिटेल में जाइए, वहां पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा और आप इजिली वहां पर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर तैयार कर सकते हैं आरबीआई के अंदर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट एंड डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।